हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट द कोएक्सियल एंड एक्सियल पोजीशन। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एक कपल फोर्स फाइंड आउट करना जिसे हम टॉर्क कहते हैं। हम टॉर्क निकालेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल का, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्रेजेंट है। तो ये कुछ लाइंस है जो ये इंडिकेट कर रही है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। और यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि इस फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पर अगर मैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करूँ तो वो इक्वल ही आएगी, इसीलिए इसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहा है। नाउ हम ये एज्यूम करते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल कहाँ है, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल कहाँ है, यानी कि उस पर एक चार्ज पॉजिटिव रहेगा और सेकेंड साइड नेगेटिव चार्ज रहेगा। दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होते हैं, चार्ज दोनों अपोजिट होते हैं और दोनों के बीच की डिस्टेंस 2L है, जो हमने लास्ट टाइम भी देखा था। अब हमने ये कंसिडर किया है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। अब जैसे ही कोई चार्ज है, हमने कल पढ़ा था कि जैसे ही कोई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज आता है तो उस पर एक फोर्स लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों ही हैं, यानी कि पूरे डाइपोल पर कोई ना कोई फोर्स जरूर वर्क कर रहा होगा। तो प्लस क्यू पर आने वाला फोर्स कहाँ होगा, जस्ट इस डायरेक्शन में, और माइनस क्यू पर आने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में। ये दोनों एक टॉर्क जनरेट करते हैं, जो आपने पढ़ा है ना, दो इक्वल और अपोजिट फोर्स इस तरीके से लगाए जाते हैं इसको रोटेट करने के लिए। ठीक है, एक फोर्स ऐसा लगेगा जो इसको क्या कर लेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करेगा। तो इसलिए जो फोर्स लगेंगे वो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर दोनों इक्वल रहेगा। कैसे रहेगा, हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर हम इस पॉइंट पर देखें तो वो क्या होगी, इस पॉइंट पर लगने वाला फोर्स डिवाइडेड बाय इसका चार्ज, दोनों का रेशो। ठीक है, तो दोनों की जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, क्यू दोनों पर जो, हालांकि ये जो यूनिफॉर्म फील्ड है यानी दोनों पर लगने वाला फोर्स भी सेम है, यानी कि इस फोर्स की वैल्यू कैसे निकाली हमने, Q इंटू ई। तो जो इसके लिए भी Q ही रहेगा और इसके लिए भी Q ई रहेगा। ठीक है, उसके साथ ही हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये जिस भी कंडीशन में हो इलेक्ट्रिक डाइपोल, वो जो भी एंगल बना रहा है उसे हमने थीटा मान लिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल बनाएगा उसे हमने थीटा मान लिया है। ठीक है, अब आप जानते हैं कि टॉर्क क्या होता है। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। यहाँ पर डिस्टेंस जो रहेगी वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। टॉर्क के लिए हम ये टाउ का सिंबल यूज़ करते हैं, टाउ कहते हैं इसे हम। ठीक है, उल्टा जे। ठीक, अब फोर्स क्या लग रहा है, दोनों पर इक्वल और अपोजिट है, क्यू ई इनटू डिस्टेंस क्या है दोनों के बीच की। अब दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो याद रखिएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हमने कंस्ट्रक्शन में एक सीधी लाइन खींची, क्योंकि ये जो फोर्स लाइन है, आप समझ रहे होंगे, ये फोर्स लाइन और ये फोर्स लाइन, दोनों फोर्स लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम इसी तरह फाइंड आउट कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन के थ्रू। हमने यहाँ से कंस्ट्रक्शन किया और यहाँ से भी कंस्ट्रक्शन किया। ये हमें एक न्यू पॉइंट मिला है जिसका नाम हमने दे दिया C, और इस डाइपोल का नाम दे देंगे AB। ठीक है, और ये जो थीटा एंगल यहाँ बन रहा है वही थीटा एंगल यहाँ बनेगा। ठीक है, पैरेलल लाइंस से जो एंगल बनेगा वो सारे इक्वल होंगे। तो यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, इस ट्राइंगल को देखेंगे, इन ट्राइंगल ACB, ये 90 डिग्री का एंगल है, ACB। इस ट्राइंगल में हमें क्या चाहिए, AC चाहिए, क्योंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी हमारी, AC। इस फोर्स लाइन के और इस फोर्स लाइन के बीच की डिस्टेंस AC है। ठीक है, तो अब हमारा अगला टारगेट क्या है, इस AC को फाइंड आउट करना। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ACB हमने लिया साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर इंटू अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर यानी AC और हाइपोटेनियस यानी कि 2L। अब हम यहाँ से AC की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। AC इक्वल टू 2L साइन थीटा। आप सोच रहे होंगे कि हमने साइन थीटा ही क्यों लिया है, क्योंकि हमें फाइंड आउट क्या करना है, AC। तो जिसे फाइंड आउट करना है वो डायरेक्शन, वो साइड लेनी है, और दूसरी वो साइड का यूज़ करना है जो ऑलरेडी हमें, जिसकी वैल्यू पता है, जो 2L है। ठीक है, इसीलिए परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस दोनों पता था,
एक इसमें से परपेंडिकुलर निकालना था और हाइपोटेनियस पता था, इसलिए हमने ये वाली दो साइड को सिलेक्ट किया जो कि साइन थीटा में आती है। तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो AC क्या हो गया? 2L इंटू साइन थीटा। ठीक, इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसिडर कीजिए और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट टाउ इक्वल टू QE AC QE इंटू AC की जगह रखेंगे 2L साइन थीटा। ठीक है, नाउ अब हमें क्या करना है? हम जानते हैं कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है, P इक्वल टू Q इंटू 2L, यानी दोनों डाइपोल में से किसी एक डाइपोल का मैग्नीट्यूड इंटू दोनों डाइपोल जो डाइपोल है उनके बीच की डिस्टेंस। ठीक है, डाइपोल मोमेंट हमने पढ़ा है कि दो इक्वल और अपोजिट चार्ज होते हैं तो दोनों के जो मैग्नीट्यूड होते हैं वो तो सेम रहेंगे, यानी दोनों में से किसी एक का मैग्नीट्यूड इंटू दोनों के बीच की डिस्टेंस, इसका डाइपोल मोमेंट कहलाता है। तो यहाँ पर Q इंटू 2L है। ठीक है, तो इस Q और 2L की जगह हमने क्या रख दिया? P E साइन थीटा। ठीक है, अब इसी PE साइन थीटा को हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। आपने पढ़ा होगा कि A क्रॉस B को जब हम लिखेंगे तो इसका जो दोनों का मैग्नीट्यूड होता है और साइन थीटा आता है। ठीक है, और आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि अगर हम डॉट की बात करते हैं A डॉट B तो वहाँ पर AB कॉस थीटा आता है। ठीक है, तो इसका तो अभी आपको नीड नहीं है। अभी आप यहाँ देखिए कि PE साइन थीटा है, तो अगर इसमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो साइन थीटा हट जाता है और बीच में क्या लगता है? क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये आपका था टॉर्क फाइंड आउट करना। अब सेम एक और डेरिवेशन है इसी टाइप का, वो डेरिवेशन है कि वर्क डन फाइंड आउट करना। कैसा वर्क डन? जो इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करने में किया जाता है। मतलब अभी हमने पढ़ा कि इस पर एक टॉर्क काम कर रहा है जो इसको ऐसे रोटेट करने में हेल्प कर रहा है। इक्वल और अपोजिट दो फोर्स लग रहे हैं जो इसको रोटेट कर रहे हैं। तो इसे रोटेट करने के लिए क्या किया जा रहा है? वर्क डन किया जा रहा है। तो वो वर्क डन को हमें फाइंड आउट करना है। तो आपका जो नेक्स्ट डेरिवेशन है जो बिल्कुल इसके सिमिलर है, थोड़ा सा डिफरेंट होगा, बस वर्क डन निकालना। ठीक है, वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक dipole in a uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि फिर से हमें वही एज्यूम करना है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। सेम डायग्राम बनेगा, मैंने सारी लाइंस इस तरह से पैरेलल बना दी है जो ये इंडिकेट कर देती है कि ये जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब है इसके किसी भी पॉइंट पर मैं इंटेंसिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगी तो वो हमेशा हर जगह इक्वल ही आएगा। ठीक है, नाउ अब ये जो डाइपोल है, अभी फिर से हम यही एज्यूम करेंगे कि ये कितने एंगल पे है? थीटा एंगल पर है। इसके बीच की डिस्टेंस 2L है। यहाँ पर प्लस Q चार्ज है, माइनस Q चार्ज है। एक फोर्स इसका इस तरफ लग रहा है और इसका जस्ट अपोजिट फोर्स इधर लग रहा है, QE। ठीक है, और ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड है इसलिए मैंने वेक्टर E से इंडिकेट किया है। ठीक है, फिर से आपको वही चीज़ें लिखनी है। नाउ अब हम सीधा सीधा ये देखेंगे कि सबसे पहले अगर पूरा ना रोटेट करते हुए हम ये देखेंगे कि इसे हम हल्का सा रोटेट करें, यानी कि इसकी पोजीशन में हल्का सा वेरिएशन लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ रहा है? तो सबसे पहले डी थीटा एंगल पर रोटेट करने के लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो पहले हम ये लेंगे DW, क्योंकि यहाँ पर हम छोटा सा वर्क डन करेंगे। इसका जो शिफ्टिंग है, मान लो अभी ये ऐसा था, उसे हल्का सा रोटेट करेंगे, मतलब इतना ही कर पाएंगे। ये पुरानी पोजीशन है इसकी, ऐसे था, अभी ये रोटेट होके इस तरफ जा रहा है, यानी कि थीटा। यानी सबसे पहले हमने डी थीटा, है ना, कुछ छोटा सा रोटेशन करने की कोशिश की है। पहले इस पोजीशन में था और अब रोटेट होके इस पोजीशन में आ गया। ऐसे था, हल्का सा रोटेट किया, तो ये अभी डी थीटा एंगल पर रोटेट करने में जो वर्क डन करेंगे वो भी DW रहेगा। DW यानी कि एक स्मॉल वर्क डन हम काउंट करते हैं। ठीक है, अब देखिए वर्क डन क्या होता है?
फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वर्क डन की डेफिनेशन हमने पढ़ी है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब फोर्स की बात करें तो यहाँ पर कौन सा फोर्स लग रहा है, यहाँ पर फोर्स मतलब टॉर्क लग रहा है जो इक्वल और अपोजिट है, जो इसको इस तरीके से, ये वाला अगर आगे जा रहा है तो ये वाला पीछे चला जाएगा, मतलब इस तरह से घुमा रहा है या इस तरह से, जैसे भी घुमाए, बट इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहा है। तो यहाँ फोर्स का मतलब होता है टाउ। ठीक है, क्योंकि डायपोल पर कौन सा फोर्स लग रहा है, टाउ, दो इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहे हैं। और डिस्प्लेसमेंट मतलब इसको जब घुमा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट किस फॉर्म में हो रहा है, एंगल के फॉर्म में हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कौन सी मोशन हो रही है, सर्कुलर मोशन हो रही है। ठीक है, मतलब रोटेशन हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो थीटा के फॉर्म में होगा, तो इसको हमने लिख लिया डी थीटा। तो हमारा जो क्वेश्चन है डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ टी थीटा। ठीक है, अब ये तो थोड़ा सा वर्क डन किया था डी थीटा पर, मान लो हमें इसे पूरा ही घुमाना है, यानी कि एक सिलेक्टेड पोजीशन है जिसको हमने बोला θ1, और अगली सिलेक्टेड पोजीशन जो भी हो वहाँ तक घुमाना है θ2 तक। ठीक है, तो दो पोजीशन हमने सेलेक्ट कर ली, तो θ1 से θ2 यानी कि जो भी हमारा इनिशियल पोजीशन है और जो हमारी टारगेट पोजीशन होगी जहाँ तक हमें इसे घुमाना है, ठीक है, वो आपकी होगी θ2 रख लीजिए। तो टोटल वर्क डन कितना करना पड़ेगा, तो टोटल वर्क डन, अब इसमें आप ये भी याद रखिएगा, कहीं कहीं बुक में डायरेक्ट ये बताया है कि अगर वो इस तरह से पोजीशन में है तो उसको सीधा 90 डिग्री तक घुमाना है, 180 तक घुमाना है। ठीक है, तो बुक में 0 से 90 डिग्री तक का भी बताया गया है। ठीक, और अगर आप दो पोजीशन लेकर θ1 θ2 से करना चाहते हैं तो वो भी सही है। तो टोटल वर्क डन W इक्वल टू θ1 से लेकर θ2 तक डिस्प्लेस होना, और ये जो छोटा वर्क डन किया है इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो W इक्वल टू θ1 टू θ2। अब टाउ डी थीटा, टाउ की वैल्यू हमने लास्ट डेरिवेशन में फाइंड आउट की है, PE साइन थीटा, वो वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, क्योंकि जो डायपोल पर जो लगने वाला टॉर्क होता है वो क्या निकला है, PE साइन थीटा, वो रखेंगे डी थीटा। ठीक है, अब PE इसमें से कांस्टेंट है, PE बाहर आ गया, बचेगा क्या, इंटीग्रेशन थीटा टू θ2 साइन थीटा डी थीटा। नाउ PE साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, क्योंकि θ1 से θ2 तक। अब हम इसकी लिमिट पुट करेंगे, तो जैसे ही लिमिट पुट की तो माइनस कॉस θ2, ठीक है, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये माइनस और इसका माइनस दोनों हो जाएंगे प्लस cos θ1। ठीक है, तो फाइनली वी गेट cos θ1 माइनस cos θ2, ये टोटल वर्क डन है। ठीक है, तो ये काफ़ी सिंपल है, और इसी से जुड़ा हुआ तीसरा डेरिवेशन है आपका पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी को समझने से पहले एक बेसिक चीज़ समझिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर कोई वर्क डन किया जाता है तो वो वर्क डन उस ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सेव हो जाता है। ठीक है, इस PE को इससे रिलेट मत कर लेना, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। ठीक है, यहाँ पर पोटेंशियल ही लिखो। तो यहाँ पर अगर मैंने ये कहा कि इस डायपोल को मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट कर रही हूँ, यानी कि इस पे वर्क डन किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली वो वर्क डन इसके अंदर एज अ पोटेंशियल एनर्जी सेव होता है। तो आपका जो नेक्स्ट डेरिवेशन है वो सेम है कि अगर आप किसी डायपोल पे वर्क कर रहे हो, ठीक है, और उसे रोटेट कर रहे हो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो जितना भी इस पे वर्क डन हुआ है वो इसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सेव हो गया है, और आपको उसी पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करना है। तो अगला क्वेश्चन इसी में से बन जाता है कि इसे हमें पोटेंशियल एनर्जी इसमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब काफ़ी सिंपल है, पूरा डेरिवेशन आपका यही रहेगा, सेम थिंग है कि आप उस पर वर्क डन करोगे और जो भी वर्क डन आपने फाइंड आउट किया वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। ये भी कॉमन चीज़ है कि भाई आप जितना वर्क डन इस पर करोगे उतनी ही तो पोटेंशियल एनर्जी सेव हो जाएगी, यानी जो इस पर किया गया वर्क डन इक्वल टू इसके अंदर स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी।
दोनों इक्वल है। तो अगर मैं वर्क डन निकाल लेती हूँ तो वही तो पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। तो यहाँ पर वर्क डन निकालने के लिए सेम थिंग है, ऐसे ही करना है। बट यहाँ पर एक डेरिवेशन में जो मैंने अभी आपको बताया था कि 0 से 90 में भी कर सकते हो, यानी कि पूरा डेरिवेशन यही रहेगा। बस आप जो वर्क डन करोगे उसमें आप θ1 से θ2 ना लेते हुए कहाँ से लोगे, π/2 से थीटा, यानी कि मान लो आपका डायपोल बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में, तो वहाँ से यानी कि 90 डिग्री है, इस तरह से, ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरह से डायपोल खड़ा होता और ऐसे 90 डिग्री का एंगल बनाता फील्ड के साथ, तो उससे घुमाने में और अगली पोजीशन तक लाने में जो थीटा डिस्प्लेसमेंट करना पड़ता, इसलिए आपने π/2 से थीटा ले रखा है, ठीक है। और dw सब कुछ सेम है, सेम करना है आपको, π/2 से थीटा ले लिया और dw है उसकी वैल्यू आपने पुट की τd थीटा, π/2 थीटा, टाउ की जगह अगेन सेम थिंग p sin थीटा d थीटा, फिर से p कॉमन ले लिया, साइन थीटा d थीटा का होगा माइनस कॉस थीटा और लिमिट रखेंगे π/2 से थीटा। पूरा डेरिवेशन सेम है, सिर्फ θ1 से θ2 की जगह π/2 टू थीटा ले रहे हैं। pe माइनस कॉस थीटा और माइनस माइनस प्लस कॉस π/2, ठीक है, ये वैल्यू आई हमारे पास। और कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है, तो फाइनली माइनस कॉस थीटा बचा, ठीक है। और कॉस थीटा यानी कि माइनस pe कॉस थीटा बचा। ये आपका वर्क डन है। और सिंस हमें पता है कि जो वर्क डन होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, माइनस pe कॉस थीटा, ठीक है। और ये कॉस थीटा में, तो इसको आप और सॉल्व करने के लिए वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हो, u इक्वल टू वैक्टर p, माइनस लगा दीजिएगा, वैक्टर p डॉट वैक्टर e, ठीक है। यानी अगर टॉर्क की बात करें तो p और e का क्रॉस होता है, और अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो p और e का डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। यानी कि टाउ इक्वल टू p साइन थीटा होता है, और पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो माइनस pe कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो ये आपके दो डेरिवेशन यहाँ कंप्लीट होते हैं। नाउ आपका थर्ड टॉपिक है एरिया वेक्टर, ठीक है। एरिया वेक्टर को समझने के लिए सबसे पहले आप किसी सरफेस को कंसीडर कीजिए, यानी कि सपोज कीजिए कि ये कोई एक सरफेस है, ठीक है। अब जो एरिया वेक्टर होता है किसी भी सरफेस का, ठीक है, मतलब हम ये कहेंगे कि जो सबसे पहले ये समझिए कि किसी भी सरफेस का जो एरिया है, मान लो ये पूरी कोई सरफेस है, इसका जो एरिया है वो एक वेक्टर क्वांटिटी में कैलकुलेट करेंगे, और वो वेक्टर क्वांटिटी क्या होगी, जिसका जो मैग्नीट्यूड होगा और साथ में उसका जो डायरेक्शन होगी वो दोनों ही डिफाइन करेगी। मतलब अभी तक हम ये पढ़ते आ रहे थे कि एरिया क्या है, एरिया मतलब उसका एक मैग्नीट्यूड होगा, लेंथ इनटू ब्रीथ होगा, ठीक है। लेकिन अब इसे हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, इसी एरिया के जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी, जिसको मैं ऐसे बना देती हूँ, ठीक है। तो ये पूरी सरफेस का क्या कहलाएगा, एरिया वेक्टर। अब यहाँ पर हमें ये सरफेस है आपकी, तो इसको वेक्टर एस लिख सकते हैं आप, ठीक है, जो कि क्या रिप्रेजेंट करेगा, इस पूरे सरफेस का मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन इसकी पूरे की कहाँ होगी। अब पूरी सरफेस है तो सब जगह डायरेक्शन इंडिकेट नहीं कर सकते ना, डायरेक्शन कहाँ होगी, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो इसके जस्ट 90 डिग्री पर रहेगी। तो उस डायरेक्शन को दिखाने के लिए मुझे यूनिट वेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब हमें कोई भी एक चीज़ कोई सिंगल डायरेक्शन में होती है, एक ही डायरेक्शन जब रिप्रेजेंट की जाती है तो वहाँ पर यूनिट वेक्टर का यूज़ किया जाता है। मान लीजिए ये कोई सरफेस है, तो इसमें से अगर इस इतने सरफेस की बात करूँ, एक छोटे से टुकड़े की बात करती हूँ, तो इस टुकड़े का जो भी एरिया होगा वो तो डेल एस होगा, और इसका अगर मुझे एरिया वेक्टर रिप्रेजेंट करना है तो इससे जस्ट 90 डिग्री पर एक लाइन खींचूंगी, उसी लाइन पर इसका मैग्नीट्यूड आएगा,
जिसको मैं पहले तो वेक्टर डेल एस से रिप्रेजेंट करूँगी, और वेक्टर डेल एस का मतलब होगा इसका मैग्नीट्यूड जो भी है इसका एरिया डेल एस, है ना, डॉट इस पूरे की जो डायरेक्शन होगी जहाँ हमने इसे रिप्रेजेंट किया है वो होगी वेक्टर एन, ठीक है। एन मतलब यूनिट वेक्टर, और डेल का मतलब होता है एक स्मॉल पोर्शन के लिए, जैसे यहाँ पूरी सरफेस के लिए एस लिया है, या अगर मुझे छोटी सी सरफेस लेनी है तो डेल एस लूँगी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये काफ़ी सिंपल है, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं करना है हमें। अगर किसी एरिया वेक्टर की बात करते हैं तो एरिया वेक्टर मतलब उसी के जस्ट 90 डिग्री, उसे हम वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना मतलब उसका हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कंसिडर करते हैं, और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कहाँ कंसिडर करेंगे, उससे जस्ट 90 डिग्री पर एक परपेंडिकुलर के थ्रू उसकी डायरेक्शन शो करेंगे। इसलिए हम उससे जब रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड इनटू एक ही डायरेक्शन में है तो उसे हम यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट करके शो कर सकते हैं, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं। तो फ्लक्स एक बहुत सिंपल टॉपिक है जिसे हम फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्लक्स का मतलब होता है कि देखो वैसे तो कई सारी इलेक्ट्रिक लाइन्स है, मतलब मान लीजिए कि कोई चार्जेस है बहुत सारे, तो कई सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है उसमें से, ठीक है। लेकिन ये पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड जिस जिस एरिया तक ये लाइंस फैली हुई हैं, और ये जो पास हो रही है ये इलेक्ट्रिक लाइंस है। लेकिन अगर एक सरफेस रख दी जाए, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर सरफेस रख दी जाए तो इस सरफेस में से पास होने वाली जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो सब क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी जो इसमें से पास हो जाए इस सरफेस में से, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसे फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। अब आपका क्वेश्चन ये है कि क्या ये फ्लक्स है, क्या ये फ्लक्स है? नहीं, क्योंकि जो सरफेस में से पास हो रहा है केवल हम उसी को फ्लक्स कहेंगे जो किसी सरफेस से बाहर की तरफ है वो सारी इलेक्ट्रिक लाइन्स ही। पर फ्लक्स किसे कहा है, जो सरफेस में से पास हो जाए उसे हम फ्लक्स कहेंगे, वही इलेक्ट्रिक लाइन्स फ्लक्स कहलाएगी, बाकी सारी को हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो किसी भी सरफेस से लिंक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी गई है, ठीक है। और किसके बराबर होगा, इसको कैसे कैलकुलेट करूँगी, वो टोटल नंबर ऑफ लाइंस जो इस सरफेस के अंदर से पास हो जाती है वो इसका फ्लक्स कहलाती है। यानी कि कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ लाइंस जो उस सरफेस से पास हो रही है वही उसका फ्लक्स है। फ्लक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई ई, फाई मतलब फ्लक्स है और ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ठीक है। ये कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि जितनी नंबर ऑफ लाइंस यहाँ काउंटिंग है, जितनी नंबर ऑफ लाइंस पास हो जाएगी वो फ्लक्स कहला रही है, ठीक है। और ऐसा यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, सॉरी पर कूलाम है, ठीक है। बहुत सिंपल है ये। अब देखो मुझे अगर किसी भी सरफेस का फ्लक्स निकालना है, ठीक है, तो जनरली फ्लक्स कैसे निकालेंगे, पहले ये मान लेते हैं कि इस छोटे से एरिया में से फ्लक्स पास हो रहा है जिसको हमने कहा डेल फाई। छोटे स्मॉल पोर्शन के लिए हमेशा हम डेल लेते हैं, ठीक है। और अभी हमने एरिया वेक्टर के थ्रू पढ़ा कि इसके अंदर इसकी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, उसका मैग्नीट्यूड, जैसे अभी हम यहाँ टोटल सरफेस का एरिया काउंट करते हैं ना, वैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डी एस, ठीक है, ई डॉट डी एस यानी वेक्टर ई डॉट डी एस वेक्टर फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पर ये पूरी एक सरफेस है तो इसका कहीं ना कहीं एरिया वेक्टर होगा, और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी के अंदर से पास हो रही है, ठीक है। और दोनों कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर मुझे फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स क्या होगा, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके अंदर से पास हो रही है इनटू ये जो भी सरफेस है उसका एरिया वेक्टर, ठीक है, डेल एस, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, जिसको मैं ई डॉट डी एस, सॉरी डॉट हटा देंगे तो क्या लगा देंगे हम, कॉस थीटा। तो इसका जो फॉर्मूला होगा डेल फाई ई इक्वल टू ई डेल एस कॉस थीटा। और अगर पूरी सरफेस का फ्लक्स निकालना है तो सिंपल डेल हटा दीजिए, फाई ई एस कॉस थीटा, पूरी सरफेस का एरिया काउंट हो जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए कि अगर ये जो थीटा है, थीटा मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो एरिया वेक्टर है दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री हो जाए,
ठीक है। तो आप देखिए दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री हो जाएंगे अगर सरफेस अगर इस तरह से रख दी जाए और उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बिल्कुल सीधी पास की जाए ऐसे, तो दोनों के बीच की जो एंगल होगा वो 90 डिग्री बन जाएगा। तो फाई ई इक्वल टू साइन कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 होता है 0, ठीक है। तो इसका मतलब है कि उसमें से जो फ्लक्स पास होगा वो 0 होगा, क्योंकि अगर सरफेस ही कुछ इस तरह से हो जाए कि दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाए, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री बन जाए, तो उसकी जो वैल्यू होगी फ्लक्स की वो 0 होगी। यानी कि आप समझ रहे हैं, जैसे कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस केस में तो सबसे ज़्यादा पास होगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इसका एरिया वेक्टर भी इसी तरफ होगा जो इसके परपेंडिकुलर होता है। लेकिन अगर सरफेस ऐसी हो जाए, सामने की तरफ ऐसे हो जाए और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी पास हो रही है, तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर कैसा होगा, इस तरफ, जैसे मेरा पेन खड़ा है इस तरफ होगा। तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और ये पेन है, यानी कि ये इसका एरिया वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री बन गया। और 90 डिग्री बन जाएगा तो इनके बीच में जो फ्लक्स है वो 0 पास होगा, क्योंकि आप खुद देखो सरफेस अगर ऐसी है और लाइन अगर ऐसे पास हो रही है तो उसके अंदर से लाइन पास थोड़ी हो पाएगी, जिसे हम फ्लक्स क्या कहेंगे यहाँ पर, इस केस में फाई ई 0 हो जाएगा। और जब मैं ऐसे करूँगी और जस्ट सरफेस इस तरह से इस पोजीशन में, तो सबसे ज़्यादा फ्लक्स उसमें से पास होता है, ठीक है। फ्लक्स का मतलब मैं फिर से समझा रही हूँ, जितनी भी इलेक्ट्रिक लाइंस पास हो जाती है सरफेस से वो उस सरफेस का फ्लक्स कहलाती है, ठीक है। तो हमने फ्लक्स को अच्छे से समझ लिया। आपका नेक्स्ट टॉपिक है गॉस थ्योरम, ठीक है। गॉस थ्योरम पढ़ने से पहले एक बार फिर से रिवाइज करेंगे कि एरिया वेक्टर क्या होता है, किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर में उस सरफेस का मैग्नीट्यूड इनटू उसका जो डायरेक्शन है, यानी कि यूनिट वेक्टर के थ्रू रिप्रेजेंट करने वाला एक ऐसा नॉर्मल जो उस एरिया के वेक्टर मतलब समझ गए ना, यूनिट वेक्टर, यानी उस एरिया के डायरेक्शन को इनटू उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। नाउ हम ये देखेंगे, फ्लक्स का मतलब भी आप समझ गए। फ्लक्स मतलब उस सरफेस से पास होने वाली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, केवल जो उस सरफेस से पास होती है। हमने ये भी देख लिया कि अगर सरफेस का एरिया वेक्टर जो है वो और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो सरफेस के अंदर से जो पास होने वाला फ्लक्स है वो 0 होगा, ठीक है। नाउ अब हम गॉस थ्योरम पढ़ने वाले हैं। गॉस थ्योरम क्या बोलती है, उसका स्टेटमेंट पहले आप पढ़िए। गॉस थ्योरम ये बोलती है कि किसी भी क्लोज सरफेस से लिंक जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ठीक है, वो उस क्लोज सरफेस पर जो टोटल चार्ज होगा उसका 1/ε टाइम होगा। यानी कि कोई भी क्लोज सरफेस है उसके अंदर से गुजरने वाली जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, यानी जो भी उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उस क्लोज सरफेस का, वो उस क्लोज सरफेस के अंदर जो प्रेजेंट चार्जेस है, टोटल नेट चार्ज मतलब टोटल चार्ज जो उस सरफेस पर है, उसका 1/ε0 टाइम्स, यानी कि मल्टीपल होगा, ठीक है। कितना होगा, 1/ε0 टाइम्स होगा। यहाँ पर ε0 क्या है, ये मीडियम की परमिटिविटी है फ्री स्पेस में, ठीक है। नाउ उसके लिए हम एक डायग्राम देखेंगे कि क्लोज सरफेस पर ही एप्लीकेबल है, ये भी याद रखिएगा। गॉस थ्योरम हमेशा क्लोज सरफेस के लिए ही एप्लीकेबल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसके स्टेटमेंट में साफ कहा गया है कि यहाँ पर क्लोज सरफेस से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्लोज सरफेस पर जो टोटल चार्जेस है उसी के 1/ε0 टाइम्स होगा। यानी कि ये थ्योरम किस पर लागू होगी, ओनली क्लोज सरफेस पर। तो यहाँ पर ये एक सर्कल बना रही हूँ, बट इसको एज्यूम कीजिए ये एक स्फीयर है, एक बॉल है, ठीक है, 3D शेप में, ठीक, क्योंकि बॉल एक क्लोज सरफेस है। अब सपोज कीजिए वो जो बॉल है या स्फीयर है उसके जस्ट सेंटर पे एक +Q चार्ज है, उसका सेंटर O नाम है और उसके सेंटर पर एक +Q चार्ज है, ठीक है।
अब पूरी सरफेस पर फाइंड आउट ना करते हुए अभी मैं फ़िलहाल एक पॉइंट पी एज्यूम कर रही हूँ, ठीक है। पूरी सरफेस की जगह मैंने क्या किया, एक पॉइंट पी ले लिया सरफेस पर, ठीक है। अब अगर ये कोई प्लस क्यू चार्ज है तो इसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इसकी सरफेस तक भी होगी। तो बस उस सरफेस पर मैंने एक पॉइंट पी एज्यूम कर लिया है और अब इस प्लस क्यू के कारण इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे तो वो कुछ इस तरह होगी। और जो कि ये पॉजिटिव है तो ये आउटवर्ड होगी, जैसे हमने इलेक्ट्रिक डायपोल में देखा था ना, एक्सियल को एक्सियल में। तो सेम हम यहीं ऐसा करेंगे कि इस प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पर हम पॉइंट पी पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को देखेंगे तो वो होगी वेक्टर ई जो आउटवर्ड होगी, ठीक है। अब ये एक क्लोज सरफेस है, ये एक बॉल की सरफेस है, उस बॉल सरफेस पर ही मैंने एक एरिया फाइंड आउट किया है। 3D में नहीं बना पाएंगे इसलिए हमने कुछ इस तरीके से इसको बना दिया। यानी आप समझ लीजिए कि बॉल है, बॉल के ऊपर का एक इतना सा सरफेस मैंने ले लिया है, ठीक है। तो वो सरफेस को इस तरह से 3D में दिखाने के लिए ये एक ऐसी सरफेस DS ले ली हमने जिसके अंदर ये पॉइंट P प्रेजेंट है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, आपको समझ आ जाएगा 3D में, ठीक। तो ये पॉइंट P ले लिया। नाउ ये जो सरफेस था इसका एरिया जो है वो छोटी सी है, पूरे बॉल के कंपैरिजन में छोटी सी सरफेस ले रखी है जिसको हमने कहा है DS, ठीक है। अब सरफेस है तो सरफेस का क्या निकलेगा, सरफेस का एरिया वेक्टर निकलेगा, ठीक है। अब ये जो सरफेस है इसका एरिया वेक्टर जस्ट इसके 90 डिग्री पर ही होगा। जैसे कि ये कोई सरफेस है तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, जैसे मेरा पेन खड़ा है कुछ इस डायरेक्शन में होगा ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो सरफेस है इसका एरिया वेक्टर भी कुछ इसी तरह होगा, ये वेक्टर ई और ये वेक्टर DS दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, ठीक है। और ये जो स्फीयर है उसकी रेडियस कितनी एज्यूम की हमने, R, ठीक। यानी कि इस पूरे प्लस क्यू चार्ज के कारण इतनी सरफेस पर जो हमने एज्यूम की है, यहाँ तक पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमने दिखा दी वेक्टर ई, और इतनी सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो भी हमने दिखा दिया del S, ठीक है। यानी कि जो भी एरिया लेंगे उसके जस्ट 90 डिग्री उसका वो होगा, एरिया वेक्टर होगा, और उसी बॉल के पीछे से आती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में होगी, ठीक है। नाउ अब हमें क्या करना है, हमें पता है कि प्लस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, क्योंकि वेक्टर E और DS केवल दो ही चीज़ों की बात हो रही है, ठीक है। डेरिवेशन में हमेशा कंफ्यूज मत होना कि हमें शुरुआत कैसे करनी है। आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर दो ही चीज़ें हैं, एक तो इसके कारण इस पर लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरी इसका अगर ये एक सरफेस एज्यूम किए तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर E और DS। जस्ट स्टार्टिंग भी वैसे ही करेंगे। इस प्लस क्यू के कारण पॉइंट P पर लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। इसका चार्ज प्लस क्यू और इनके बीच की डिस्टेंस, अब ये एक रेडियस ही हुई ना P से Q तक की डिस्टेंस, जिसको हमने लिखा है R², ठीक है। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और दूसरी चीज़ है एरिया वेक्टर की, ठीक है। और एरिया वेक्टर की बात करने के लिए पहले हम निकालेंगे फ्लक्स। तो इतनी DS सरफेस पर जो फ्लक्स पास हो रहा है, ठीक है, इस प्लस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस से पास हो रही है वो क्या होगी, d∅, ठीक है। d∅ क्या होगी, इसके अंदर से पास होने वाली इलेक्ट्रिक लाइंस इनटू जितनी भी पास हो रही है केवल उतनी सरफेस का एरिया वेक्टर, ठीक है। नाउ EDS cos थीटा, वेक्टर फॉर्म हटाएंगे तो cos थीटा लगेगा। अब हमें पता है कि यहाँ पर दोनों ही सेम डायरेक्शन में E और DS, यानी कि जो cos थीटा है यानी कि थीटा की वैल्यू है वो 0 है, यानी कि cos 0 कितना होता है, cos 0 होता है 1, ठीक है। तो फाइनली d∅ यानी कि इस सरफेस से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो होगा आपका EDS, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक। नाउ अब हमने देखा कि जो DS है दोनों सेम डायरेक्शन में तो है, और अगेन E की वैल्यू हमारे पास आ गई। E हमने पहले से फाइंड आउट कर रखा है, बस उस E की वैल्यू को हमने यहाँ पुट किया क्योंकि हमारा काम है फ्लक्स निकालना। E क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R² DS,
ठीक। अब ये तो छोटा सा था, अब मुझे पूरी सरफेस के लिए निकालना है। ये तो छोटी सी सरफेस थी, पूरे स्फीयर की जो चारों तरफ से जितनी भी सरफेस है उसके लिए निकालना है ना। तो फॉर फ्लक्स फॉर होल सरफेस, पूरी सरफेस के लिए अगर निकालेंगे तो वो फ्लक्स क्या कहलाएगा, फाई। ठीक है, और उसका क्या होगा, इंटीग्रेशन। अब देखो ये इंटीग्रेशन तो लिया है, बट यहाँ पर लिमिट ना लेते हुए मैं डायरेक्ट क्या शो कर रही हूँ, पूरी सरफेस को रिप्रेजेंट करने के लिए बीच में इस तरह से सर्कल बनाया जाता है। ठीक है, ये इंटीग्रेशन के सिंबल में ही आता है। आपने अभी तक नहीं देखा हो तो ध्यान में रखिएगा कि जब हम इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं और पूरी सरफेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ लिमिट क्या है, ये कोई एक लेंथ थोड़ी है जो 0 से स्टार्ट की और वहाँ तक पहुँचेगी। ठीक है, ये तो पूरी सरफेस को काउंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिमिट ना लेते हुए इस तरह का सिंबल बनाया जाता है, जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि अब आप पूरी सरफेस को काउंट कर रहे हो। तो ये स्पेशली सरफेस के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो d∅ मतलब एक छोटे से टुकड़े का इंटीग्रेशन कर देंगे तो पूरी सरफेस के फ्लक्स को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन d∅ की वैल्यू है 1/4πε0 QR² ds। ये पूरा टर्म कांस्टेंट है 1/4πε0। ठीक है, Q भी कांस्टेंट है, रेडियस भी चारों तरफ से इक्वली होना है। सिर्फ इंटीग्रेशन किसका होगा, इस सरफेस का। अब आपको पता है कि ये एक छोटा सा टुकड़ा था सरफेस का, अगर पूरी सरफेस का इंटीग्रेशन होगा तो पूरी सरफेस का जो एरिया है ये किस लिए लगाया जाता है, पूरी सरफेस का एरिया। ये एक छोटे से टुकड़े का एरिया था, अब पूरी सरफेस का एरिया होगा तो क्या कहलाएगा, वो स्फीयर का एरिया क्या होता है, स्फीयर का जो एरिया होता है वो 4πr² होता है। तो यहाँ पर हम रखेंगे 4πr², और आप इसे ब्रैकेट में इंडिकेट कीजिए कि सरफेस इंटीग्रेशन ds, यानी कि सरफेस का अगर इंटीग्रेशन किया जाएगा तो पूरी सरफेस का एरिया काउंट होगा, जिसे हम लिखेंगे 4πr²। ठीक है, r² से r² कैंसिल। ठीक है, 4π से 4π कैंसिल। फाइनली हमें क्या मिला, 1/ε0 Q, यानी कि टोटल फ्लक्स किसके बराबर हुआ है, Q/ε0 के। ठीक है, और यही आपकी गॉस थ्योरम है जिसे आपने प्रूफ किया है। तो गॉस थ्योरम आती है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका स्टेटमेंट भी आता है और इसे प्रूफ करना भी आता है। अब जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो किस पर बेस्ड हैं, गॉस थ्योरम पर। गॉस थ्योरम के कारण किसी भी कोई सर्कल है उसके पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। ठीक है, गॉस थ्योरम के कारण किसी कॉइल के जो टुकड़ा है या पूरी सरकमफेरेंस के लिए निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस होंगे जो अब सारे के सारे गॉस थ्योरम पर बेस्ड है। तो आप यहाँ तक इसे कंप्लीट कर लीजिए, देन नेक्स्ट वीडियो में हम गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस तक पढ़ेंगे। पहले हम गॉस थ्योरम के थ्रू उसका डिडक्शन करेंगे, ठीक है, कूलाम्स लॉ का गॉस थ्योरम से, देन उसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि एक सिलेंड्रिकल सरफेस है जो कि क्लोज सरफेस है सिलेंड्रिकल भी, उस पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। थैंक यू।